भारतीय फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जिसकी आवाज़, उनका चेहरा तो है ही लेकिन उनकी आवाज़ भी उनकी वो पहचान है कि अगर कोई बंद अंधेरे कमरे में भी उस आवाज़ को सुने तो पहले ही जवाब दे देगा कि वो कोई और नहीं, रज़ा मुराद हैं। हमारे साथ रज़ा मुराद जी मौजूद हैं। मुराद साहब, आपका एक एक कैलिबर रहा है, आपकी जी एक आवाज़ है जिसे हम बचपन से भी सुनते आए। जी जी। आपकी आवाज़ को सुनते ही आदमी बता देता है कि हाँ, ये मुराद साहब की आवाज़ है। आप हाँ। रेडियो की भी आवाज़ हैं, आप टीवी की भी आवाज़ हैं, आप फिल्म की भी आवाज़ हैं। जी 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 जी। हाँ, बस ये देशवासियों की मेहरबानी है। और जहाँ तक आवाज़ का सवाल है, वो तो ऊपर वाले की देन है, ईश्वर की कृपा है, खुदादाद सलाहियत है। कोई भी ऑर्डर देकर अपनी आवाज़ नहीं बनवा सकता। ये तो जो ऊपर वाला दे दे, वो टैलेंट हो आप में, वो बिजनेस करने का तरीका हो, वो आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऊपर से आती हैं। टैलेंट ऊपर से आता है, उस टैलेंट को निखारा जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि 51 साल हो गए मुझे फिल्मों में काम करते हुए, 500 से ज़्यादा फिल्में की हैं, 19 ज़बानों में काम किया है। ये मेरे देश का, मेरे देशवासियों का मुझ पर उपकार है कि उन्होंने मुझे बार बार काम करने का मौका दिया, मुझे पसंद किया, मुझे सराहा। ये उसी का नतीजा है और मैं कुछ नहीं कह सकता। 2022 की शुरुआत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी मनहूस सी रही जी क्योंकि लता जी नहीं जी रहीं और दो ऐसी आवाज़ें, अभी जी बप्पी लहरी जी का जी भी जी देहांत हो गया। जी 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 आप दोनों के ही बड़े नज़दीकी थे। जी जी जी। हमने कहीं इंटरव्यू पढ़ा कि लता जी के बारे में तो कोई भी शब्द कम पढ़ते हैं, लेकिन आप बप्पी लहरी के भी कभी गाल खींचते थे, कभी उनको छेड़ा करते थे, ऐसी कुछ यादें हैं उनकी? बिल्कुल हैं। हम बचपन के साथी थे, बचपन के दोस्त थे, और एक ही लोकेलिटी में रहते थे। तो बड़ा प्यारा सा बच्चा था। मैं उससे कुछ साल, 1.5 साल बड़ा हूँ उससे। तो बस वो बहुत ही गोल मटोल सा बच्चा था, और जहाँ दिखता था तो दिल चाहता था उसके गाल तोड़ो। तो गाल जब भी तोड़ता था तो रोता हुआ अपने बाप के पास जाता था कि राजा ने मेरे को मारा। वो रजा नहीं बोलता था, राजा बोलता था। तो उनके वालिद साहब आए, पप्पी को काय को मारता है? मैंने कहा अंकल मारा नहीं, इसके गाल मुझे अच्छे लगते, मैंने खाली इसके गाल को छुआ। तो ये बप्पी से मेरा साथ रहा है। और देखिए, वो म्यूजिक के लिए ही पैदा हुआ था। उनकी माताजी बहुत अच्छी गायिका थी, उनके बाप म्यूजिक डायरेक्टर थे, और वालिदा का नाम था बांसुरी। तो वो भी जो है एक म्यूजिक का हिस्सा है, एक संगीत का हिस्सा है बांसुरी। तो बहुत तरक्की की। 18-19 साल की उम्र में वो फुल फ्लेजेड म्यूजिक डायरेक्टर बन गया था। तो वही जो आनंद का डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। उसकी किस्मत में 59 साल लिखे थे, और इतनी कम उम्र में जो उसने काम किया, एक आम आदमी के लिए मेरे ख्याल से 3 जन्म भी काफ़ी नहीं है। जितना उसने 69 ईयर्स की उम्र में काम किया, बहुत काम किया, गाने भी बहुत अच्छे गाए। तो एक भरपूर जिंदगी जी, और बहुत अच्छा नेक इंसान था। कभी भी कोई घमंड गुरूर उसमें नहीं आया। दिल का सीधा था, दिल का सच्चा था, दिल का भोला था। और एक उनका अपना अंदाज था कपड़े पहनने का। उन्हें सोना बहुत पसंद था। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान हमने खो दिया है। और लेकिन जो उसका संगीत है, जो उसके गाने हैं, खुद बहुत अच्छा गाता था। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, यार बिना चैन कहाँ रे। ये सारी उसके गाने जो हैं वो याद रहेंगे। और सबके साथ, मेरे ख्याल से रफ़ी साहब के साथ उसने कम गाने गाए, क्योंकि रफ़ी साहब का तो 1980 में स्वर्गवास हो गया था। बाकी किशोरदा का फेवरेट था वो,
लता जी का फेवरेट था, आशा जी का फेवरेट था। लता जी के बारे में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा उनको एक कमी खलती थी कि बंटवारे के बाद दो चीज़ की हमेशा वो जिक्र किया करते थे, एक लता जी और दूसरा ताजमहल। ये तो हमारी एक किस्मत है कि लता जी, ऊपर वाले ने लता जी हमें दे दी, तो वहाँ उनके हिस्से में लता जी नहीं आई। ये हमारी अच्छी किस्मत है। और जैसा कि अमिताभ बच्चन ने किसी इंटरव्यू में कहा कि अक्सर पड़ोसी मुल्क के लोग हमें मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, बस दो चीज़ें नहीं हैं, एक ताजमहल नहीं है, एक लता मंगेशकर नहीं है। और बात बिल्कुल सही है। लता जी से जुड़ी हुई कुछ यादें आपकी? मैं आपको डेट के साथ बताता हूँ। 31 मार्च 1996 शाम के 7 बजे दिल्ली से मैं मुंबई उतरा। एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए गया था, राजा की आएगी बारात। कुल्लू मनाली गया था, मनाली से कुल्लू से फ्लाइट ली दिल्ली, दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट ली। तो मैं अपने सामान का इंतजार कर रहा था। 31 मार्च 1996 शाम के 7 बजे तो पीछे से एक आवाज आई, आदाब रजा साहब। मैंने कहा ये इतनी प्यारी आवाज किसकी है? पलट के देखा तो लता जी थी। कभी मेरा उससे परिचय नहीं हुआ था, तारुफ नहीं हुआ था। मैंने कहा लता जी, आज आपने मेरी जिंदगी बना दी। मेरी जिंदगी में ये कमी थी कि कभी मैं आपसे मिला नहीं हूं, आप खुद मुझसे मिलने आई। इससे बड़ी मेरे लिए खुश नसीबी और क्या हो सकती है। आज मुझे लग रहा है कि मेरा जन्म सफल हो गया लता जी, आपसे मिलके आपको दे। तो देखिए, कलाकार वैसी तो कोई पैदा ही नहीं हुई दुनिया में, लेकिन आप ये देखिए कि उसके बावजूद वो, मैं उनको नहीं देख पाया। मैं देखता तो बिल्कुल, मैं तो लेट जाता उनके आगे। खुद आई और खुद आके उन्होंने मुझे विश किया। तो आप ये सोचिए, मेरे लिए एक ऐसी यादगार है ये, लता जी से मेरी पहली मुलाकात। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैर मामूली सिंगर होने के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छी और नेक इंसान थी। राजा मुराद साहब का नाम राम से भी जुड़ता है। जी। हमने कई जगह इंटरव्यू पढ़े कि मुराद साहब ने रामलीला से शुरुआत की, मंचन से। जी। जी। कुंभकर्ण का रोल किया करते थे आप। उसके बाद राम तेरी गंगा मैली आपकी सबसे सुपर डुपर हुई। जी। और जी। बाद में हमने रामलीला भी देखी संजय बंसाली की। देखिए देखिए, मैं राम जी के बारे में जो कुछ भी कह रहा हूँ, हकीकत बयानी से काम ले रहा हूँ, किसी कम्युनिटी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। राम जी मेरे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, और जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा वतन जो है वो रामपुर है। मैं रामपुर का लक्ष्मण हूँ। पहला ब्रेक जो मुझे दिया वो बाबू राम इशारा ने दिया। वहां भी राम जी आ गए। जिंदगी की जो सबसे मेरी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसने मेरी जिंदगी की काया पलट दी, वो थी राम तेरी गंगा मैली। एक और जो बहुत बड़ा हिट रोल मेरा साबित हुआ और फिल्म थी सुपर हिट, वो थी राम लखन। और रामलीला मैं पिछले 11 साल से कर रहा हूं, और रामलीला में मैंने मुख्तलिफ किरदार अदा किए हैं। तो ये राम जी की कृपा रही है मुझ पर। और पिछले 2 साल से अयोध्या जी में भी मैं रामलीला करता आया हूँ। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि राम जी से जुड़ा हुआ हूँ। और फिर कह रहा हूँ कि ये मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, राम जी की मुझ पर कृपा रही है, और राम जी हमेशा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस कोविड के दौरान भी हमने देखा और पिछले कुछ सालों से जी। चलन है कि ओटीटी और वेब सीरीज़ जो हैं वो मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री के लिए कहीं कोई चैलेंज बन रहे हैं या उसका हिस्सा हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज़ कई सारी ऐसी हैं जो कि हिट्स होती जा रही हैं, लेकिन कोई मेन स्ट्रीम की फिल्म जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में थोड़े से परफॉर्मेंस कम हो रही है, उतने पैसे नहीं कमा पा रही हैं। साहब देखिए क्या है उसकी वजह है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, कोविड की वजह से पहली बात तो यह है कि शूटिंग्स नहीं हुई।
अब शूटिंग ही नहीं होगी, प्रोडक्ट ही नहीं आएगा, तो क्या दिखाएगा थिएटर? फिर जब थिएटर खुले तो ये था कि भाई 50% की कैपेसिटी में थिएटर चलेंगे। अब 50% की कैपेसिटी में जो फिल्में 100-200 करोड़ की बनती हैं, उनकी रिकवरी कब होगी? जहां रिकवरी अगर 6 महीने में होगी, अगर 50% अगर आप कैपेसिटी से थिएटर चलाएंगे तो रिकवरी होना ही मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारी दिक्कतें थीं, अभी भी हैं। अभी भी लोग भी जो हैं खौफजदा होते हैं थिएटर में जाने से कोविड की वजह से, लेकिन मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं वो मामूल पर आ रहे हैं। आपने जो बात कही है, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। मुझे 51 साल हो गए काम करते हुए। तो जब मैंने काम शुरू किया था तो सिर्फ दिल्ली में टीवी था, मुंबई में टीवी टावर ही नहीं था, तो टीवी कहाँ से आएगा? तो एक ही जरिया होता था, फिल्म, फिल्म और फिल्म। उसके बाद टीवी आया तो लोगों को लगा कि अब फिल्मों की मांग कम हो जाएगी, लोग फिल्में कम देखेंगे। कोई असर नहीं पड़ा फिल्मों पे। टीवी आया, टीवी को भी एक्सेप्ट किया लोगों ने, फिल्म को भी किया। उसके बाद साहब वीडियो आया, और वीडियो के साथ साथ वीडियो पायरेसी शुरू हो गई। तो जो फिल्म फ्राइडे को लगती थी थिएटर में, वही आप पायरेटेड कैसेट लेकर आप घर में देख लें। तो लोगों को लगा कि इससे फिल्मों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। असर पड़ा, थोड़ा बहुत पड़ा, लेकिन ऐसा असर पड़ा कि जब उन्होंने वीडियो पे फिल्म देखी, उन्हें अच्छी लगी, तो फिर वही फिल्म उन्होंने जाके थिएटर में दोबारा देखी कि और मज़ा आएगा। उसके बाद अब ये प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सीरियल्स बनने शुरू हुए, अपने टेलीविज़न का इन्वेजन हुआ, बाहर के टीवी आ गए, स्टार आ गया, सोनी आ गया, जी आ गया, सैटेलाइट चैनल्स का एक इन्वेजन आया। लोगों को लगा कि जब घर में बैठे बैठे आपको मनोरंजन मिल रहा है तो फिल्में कौन देखने जाएगा। उसके साथ साथ मूवी चैनल्स आ गए। आज 20 से ज़्यादा मूवी चैनल्स हैं। कहने का मतलब ये है कि टीवी आया, वीडियो आया, सैटेलाइट चैनल्स आए, ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, उसके बाद सीरियल्स के अपने दौर शुरू हुए। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुछ भी आ जाए उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। सबको एक्सेप्ट किया गया, सीरियल्स को भी किया गया, ओटीटी को भी किया गया, हर चीज़ को लोगों ने अपनाया। लेकिन जो एक मज़ा फिल्म का है, जो थिएटर में फिल्म देखने का मज़ा है, वो कहीं नहीं है। आज भी लोग परिवार के साथ जाते हैं, लाइन लगाते हैं, 150, 200 रुपए के टिकट खरीदते हैं, इंटरवल में पॉपकॉर्न खाते हैं, लेकिन वो जो मज़ा है वो अपनी जगह कायम है। एक और बात कहूँगा इसमें, जिससे पहाड़ होता है, समर्स में हरियाली आ जाती है, पतझड़ आ जाता है, बर्फ पड़ती है, पिघल जाती है, सारे मौसम आ जाते हैं, हरियाली, पतझड़, उसके बाद बर्फ, सब चले जाते हैं, लेकिन पहाड़ अपनी जगह कायम रहता है। ये सारी बातें जो है ये आनी जानी है। पहाड़ अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक पहाड़ है, वो अपनी जगह कायम है और कायम रहेगी। तो सियासत की बात हो जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, तो मुझे ये भी याद है कि आपको एक दिन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया भोपाल नगर निगम ने, लेकिन अचानक वहाँ के मंत्री ने लेटर लिख करके जो है वो खारिज कर दिया। उसी पार्टी की सरकार यहाँ भी है। किस तरीके से आप देखते हैं यूपी के राजनीतिक सिनेरियो को, कैसे देखते हैं?
देखिए, आप यूपी के राजनीतिक सिनेरियो को कैसे भी देखें, वो तो जनता फैसला करती है। अब जनता का रुख किस तरफ है, वो 10 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कयास आराइयाँ होती हैं, प्रिडिक्शंस होती हैं, लोग, ऐसा भी कई बार हुआ है कि जो चैनल्स होते हैं वो जो प्रिडिक्शंस करते हैं वो भी सही नहीं निकलते हैं। जनता के दिल में क्या है ये जनता जानती है। तो 10 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 100% किसी की भी जो है पेशिन गोई वो सही होती नहीं है। तो ये जो करते रहते हैं, अपने एग्जिट पोल्स निकालते रहते हैं, कई बार ये भी गलत निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जनता चाहेगी, जिसे जनता चाहेगी, उसकी हुकूमत बनेगी। और जनता के दिल में क्या है वो जनता जाने। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है। तो जो पब्लिक चाहेगी वो होगा। लोकतंत्र में लेकिन मजबूती आनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है, आपके बातों का असर भी होगा। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप जहाँ जहाँ अब आगे फेज में इलेक्शंस होने हैं, लोगों के लिए मतदान के लिए कहें, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज फर्स्ट क्लास डिवीजन पे नहीं जा पा रहे हैं कई देखिए, जगहों मैं में। आपको बताता हूँ, ग्रीक भाषा में बेवकूफ़ का मतलब ये है जो वोट नहीं देता है। वोट आपको जरूर देना चाहिए, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। 5 साल में आपको मौका मिलता है। और वोट की जो ताकत है वो किसी भी बंदूक से, किसी भी टैंक से ज्यादा है, किसी भी हथियार से। दुनिया का जो सबसे बड़ा हथियार है वो वोट है। और अगर आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और फिर आप रोते हैं कि साहब हमारा काम नहीं हो रहा है और सरकार बिजली, सड़क, पानी नहीं बना रही है। जब तुम वोट ही नहीं दोगे तो फिर तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है। तो आप राज़ी हैं, आप खुश हैं तो आप वोट दें, आप नाराज़ हैं तो आप वोट दें। अगर आपको अच्छा लगता है, एक पार्टी अच्छी लगती है, आप उसको दीजिए। अगर आपको एक पार्टी बहुत बुरी लगती है तो बुरे को दीजिए। वोट जरूर दीजिए, कम बुरे को दीजिए। तो नोटा का भी ऑप्शन है। नहीं, वो गलत है, वो होना भी नहीं चाहिए। वो होना भी नहीं चाहिए, वो तौहीन है। नोटा जो है वो डेमोक्रेसी की तौहीन है कि आप वोट दे भी नहीं रहे हैं और आप जता भी रहे हैं, तो आप घर में बैठिए ना, वोट देने मत जाइए। ये जो कंसेप्ट है वोट ना देने का, कई बार मैं पढ़ता हूं या देखता हूं कि साहब वो पूरे के पूरे गांव ने कहा है कि हम वोट नहीं देंगे। फिर तुम्हें कोई हक नहीं है कि भाई बिजली नहीं आई है, सड़क नहीं बनी है, पानी नल में नहीं आ रहा है। वोट दो ना। अगर दो कैंडिडेट हैं, एक अच्छा है एक बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे को दो। अगर 3 किस्में हैं, एक बहुत बुरा है, एक बुरा है, एक कम बुरा है, तो कम बुरे को दो। वोट जरूर दो। थैंक यू। ये हमारे साथ रजा मुराद साहब थे, जो कि इन पर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर तमाम अन्य पहलुओं पर बातचीत हुई। लेकिन अंत में इन्होंने भी यही कहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव है, इसलिए आपकी अपील चलाना हमारे लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि वोट जरूर करिए, अगर वोट नहीं करेंगे तो आप पप्पू ही कहलाएंगे, और फिर शिकायत का कोई हक भी नहीं है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।